और अरविंद जी थोड़ा बताएंगे कि जो लोग कुछ बाहर जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़े कुछ उनके परिवार जो कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ जाएं कैसे करें, और कई लोग तो ऐसे है कि ठेका परस्ती भी कर लेते हैं जी, इतने पैसे दे देना वहाँ भेज देंगे, जबकि उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने कहाँ जाना है और किस एरिया में जाना है और कितना लंबा उनका कोर्स है। देखिए, आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और इस बारे में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं इसको जन जागरण अभियान भी चला रहा हूँ मैं, और मेरा एक मोटिव रहता है कि आम पब्लिक अवेयरनेस भी इसके प्रति हो। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप एक वकील के पास जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वकील या लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो इस लायक है कि आपकी पिटीशन को फाइल कर सके। और यही सेम चीज़ आपके इमिग्रेशन के संदर्भ में लागू होती है। लेकिन विडंबना ये है कि ये इंडस्ट्री इतनी खराब है कि आम आदमी को पता ही नहीं होता कि कैसे देखा जाए कि कोई इमिग्रेशन लॉयर वास्तव में उस कंट्री की आपकी फाइल लगाने के लिए वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। और ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आम पब्लिक को ये पता लगे कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो आप एक ही सवाल उससे पूछिए कि आपके पास उस फॉरेन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी का लाइसेंस किधर है। यही एक मेन मुद्दा है। इस प्रकार की जो गलत टेंडेंसीज हम रोज के बारे में देख रहे हैं, और आपने सही प्रश्न किया कि पैकेज और ठेका प्रणाली जो चल रही है, माफ कीजिए, करियर में ठेका और पैकेज प्रणाली नहीं चला करती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जो आपको यह कहे कि ठीक है ठेका कर लिया 10 लाख का, आपका इलाज हो जाएगा तो 10 लाख दे दीजिएगा, और नहीं इलाज होगा तो मुर्दा वापस ले जाइएगा, मेरे ख्याल कोई नहीं जाएगा। और यही आम पब्लिक को समझनी पड़ेगी। बी रेडी टू पे द कंसल्टेंसी फीस इफ यू आर हायरिंग द सर्विसेज ऑफ ए लीगल काउंसिल। कादिर साहब, एक आपने बात बताई कि रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लें। बिल्कुल। उसमें हमें क्या चीज चेक करनी चाहिए? देखिए, अब मैं दिखाना चाहूँगा, यदि आप दिखा सकें पब्लिक के लिए, कि जैसे मान लीजिए मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑथराइज्ड लीगल अटॉर्नी हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी व्यक्ति, चाहे स्टूडेंट हो चाहे विजिटर हो, वो क्या करेगा, गूगल पे जाके CICC लिखे। CICC का मतलब क्या है? द कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। जब ये साइट खुल जाएगी तो आप यहाँ पे ऊपर देखिए फाइंड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के द्वारा जो भी लाइसेंस दिए गए हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इमिग्रेशन लॉयर्स को, वो उनको उनके नाम और उनका बायोडाटा इसमें मिलेगा। अब मैं इसको क्लिक करने जा रहा हूं, देखिए फाइंड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अब यहां जब आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, ये आता है पब्लिक रजिस्टर, फाइंड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अब इस पे मान लीजिए जैसे मैं हूं, आप मेरे ऑफिस आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी अपने क्रेडेंशियल्स को दिखाने की। और इस पे जैसे पहले से लिखा हुआ कैड इमिग्रेशन, क्योंकि मैं इसको करता रहता हूं। अब मैं इसमें ये करता हूं, देखिए कैड इमिग्रेशन सर्विसेज। अब मैंने टाइप कर दिया है, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं। यदि मेरा नाम आएगा तो इसका मतलब आई एम ऑथराइज्ड वन, और मैं लीगल काउंसिल हूं। आप देखिए मैंने सर्च किया इसको, कार्डन अरविंद कुमार, आई एम एन एक्टिव मेंबर, माय रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज दिस। वेरी गुड। यही मैं चीज लोगों को समझाना चाहता हूं। और किसी का भी आप चेक करें इसको, उसका नाम, इसमें अपना नाम भी डालूंगा अरविंद कुमार कार्डन, तब भी ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी, नाम या कंपनी का नाम। यदि उस व्यक्ति विशेष का नाम इस कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नहीं है, इसका मतलब उसका बंदा तो लाइसेंस है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, और वो इस व्यापार को, इस बिजनेस को, इस प्रोफेशन को करने के लायक नहीं है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक तरीके से कहना चाहता हूँ। अरविंद जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इससे कम से कम कोई आदमी किसी धोखे में तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है, और लोगों को मालूम होना चाहिए बात, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज यही जरूरी है। अब ये लोगों को देखना है कि वो दवाई केमिस्ट से लेना चाहते हैं कि डॉक्टर से लेना चाहते हैं। छोटी सी एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं जी, कि अक्सर जो है वो बच्चों को ये बताया जाता है कि 15 लाख लगने हैं या 20 लाख लगने हैं। उसमें क्या सिस्टम है कि मिनिमम पैकेज के हिसाब, किस हिसाब से पैकेज बनता है? देखिए मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, एजुकेशन में पैकेज नहीं चला करता। और माफ कीजिए, हमारे क्लाइंट्स भी, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है और जो जितने भी और दूसरे विजिटर वीजा लगवाते हैं, उनको भी चीज नहीं मालूम। आप कोई भी स्टूडेंट जाना चाहता है, अपने करियर के लिए जाना चाहता है,
मेरा काम करने का तरीका एज एन इमिग्रेशन लॉयर क्या है कि मैं पहले से एडवांस स्टूडेंट को ये बताता हूं कि आपको 2 साल का आवश्यकता है, आपको 1 साल की आवश्यकता है, या आपको 3 साल की डिग्री या कोर्स की आवश्यकता है। क्योंकि कैनेडियन अथॉरिटीज के द्वारा जो भी इमिग्रेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, या वो किसी कंट्री के भी हों, वहां पे जब भी पीआर मिलती है, वो पीआर के लिए पॉइंट्स अर्जित करने होते हैं, और वो पॉइंट्स अर्जित करने में उस व्यक्ति विशेष, उस स्टूडेंट की आयु, एज, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस कनाडा का, और उसकी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है, इन सबको मिलाते हुए पॉइंट्स लेवल को रीच करना पड़ता है। और उस पॉइंट्स लेवल को रीच करने के लिए पहले से एडवांस में बता दिया जाए कि आपको 2 साल बाद, आपको 3 साल बाद, आपको 4 साल बाद पीआर मिलेगी, और आप वहां पे पक्के हो जाओगे। और जिस ढंग से मेरा काम करने का तरीका है, मैं एडवांस में स्टूडेंट को पहले से बता देता हूं कि आपने इस डायरेक्शन में लेफ्ट, नो राइट, नो इफ, नो बट, आपकी परमानेंट सेटलमेंट गारंटीड है। दिस इज माय मोटिव। धन्यवाद कारियन जी। अब लास्ट में थोड़ा सा आप बच्चों को स्टार्टिंग में, जैसे कोई स्टार्टअप होता है, बच्चा स्कूल से आता है +2 करने के बाद, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उसको किस टाइप से और कब उसको इमिग्रेशन के लिए तैयार होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब जैसे मार्च चल रहा है, बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, होना चाहिए कि आईलेट्स का टेस्ट, वैसे तो आइल्स कहते हैं आम जनरल भाषा में, आईलेट्स से सब लोग ज़्यादा समझते हैं, वो 2 साल तक वैलिड होता है। तो यदि उस कोर्स को सितंबर से ही तैयारी कर ली जाए, नवंबर दिसंबर में कोर्स दे दिया जाए, इधर से आईलेट्स का तैयार है, और उधर से मार्च के बाद अप्रैल मई तक आपकी सर्टिफिकेट आता है +2 का, ठीक है। साथ ही साथ ही फाइल लगा दी जाए तो सितंबर इनटेक में मैं स्टूडेंट को उसको एडमिशन करवा सकता हूं, उसका फैंटास्टिक करियर पाथवे बना के दे सकता हूं। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा, एक टीचर लगता है तो उसको बीएड की जरूरत होती है, सेट का एग्जाम पास करता है। मैं 30 साल मैंने कॉलेज में पढ़ा है, प्रिंसिपल रहा, और मैं इस चीज को बखूबी जानता हूँ, और आम पब्लिक भी इस चीज को जानती है। लेकिन विडंबना ये है कि लोग जब स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो देखते हैं कि ये मास्टर, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जितने भी आइल्स के सेंटर खुले हुए हैं, माफ कीजिए, इनके पास कोई डिग्री नहीं है और इनके पास कोई स्टाफ नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना एक मकसद है, आप आइल्स पढ़ाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, इनका लाइसेंस किसने दिया है, किसने अथॉरिटी दी है कि इमिग्रेशन फाइल स्टूडेंट के लगा सकते हैं? दे आर नॉट ऑथराइज्ड, उनके पास ना कोई लाइसेंस, ना वो ऑथराइज्ड है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीज मालूम नहीं है। लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देना है। जैसे एक डॉक्टर को लाइसेंस देगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक टीचर को टीचिंग करने का लाइसेंस देगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो उसकी सिलेक्शन करेगा। हु आर दीज पीपल टू ग्रांट लाइसेंसेस? इनको भी मालूम नहीं है इस चीज का। लाइसेंस वो हो, आम पब्लिक, आम स्टूडेंट्स उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करें कि क्या ये व्यक्ति विशेष यह सेवा देने के लिए अधिकृत है या नहीं। यदि है तो उसको फाइल दीजिए, यदि नहीं है तो उसको दूर से नमस्कार कीजिए। मेरा यही कहना है। आज के इंटरव्यू में एक बड़ी खास बात यह रही कि बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स पहले ये देख लें कि ये इस काबिल इमिग्रेशन में जिसमें जाते हैं कि वो उस काबिल है भी या नहीं, कम से कम उसकी रजिस्ट्रेशन देखें, उसके बाद ही अपनी अगले फाइल लगाने की वो कोशिश करें।